प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले के चरणों में नमन करते हुए सामाजिक क्रांति के प्रौधा राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के चरणों में नमन करते हुए ब्राह्मणवाद की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने वाले पेरियार साहब के चरणों में नमन करते हुए गूंगे बहरों की आवाज हम सभी को एक माला में पिरोने वाले मान्यवर काशीराम साहब के चरणों में नमन करते हुए और तमाम संत महापुरुष चाहे वो किसी भी जाति के रहे हो, किसी भी धर्म के रहे हो, जिन्होंने समानता की लड़ाई हम सब के लिए लड़ी, उन सभी के चरणों में नमन करते हुए मंच पर बैठे श्री विक्रांत गौतम जी, एडवोकेट चमन भारती जी, नेमपाल गौतम जी, तारचंद पारिया जी और जिनका मैं नाम नहीं जानता उन सभी का क्षमा चाहते हुए उन सभी को और सम्मुख बैठे मातृशक्ति बच्चों, नौजवान साथियों सभी को मेरा जय भीम नाम उठाए। जय भीम। 14 अप्रैल आप सभी जानते हैं, 14 अप्रैल बाबा साहब का जन्मोत्सव है, लेकिन 14 अप्रैल से पहले 11 अप्रैल आती है जो ज्योतिबा फूले साहब का जन्म दिवस है। तो बाबा साहब भी कहते हैं कि अगर फूले ना होते, अगर भारत में फूले का जन्म ना होता तो डॉक्टर अंबेडकर का निर्माण ना होता। इसलिए फूले 8वीं पास थे, लेकिन बाबा साहब ने उन्हें साहित्य गुरु माना अपना। कुछ तो बात होगी फूले में भी। तो अगर हम 14 अप्रैल में बाबा साहब का जन्मोत्सव मनाएं तो एक तस्वीर जो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की भी जरूर आप रखें। दूसरी बात, बाबा साहब एक ऐसे व्यक्तित्व थे, वो एक विचार थे। मार्क्स के विचार को, कम्युनिस्टों के विचार को फैलाने के लिए लेनिन की जरूरत पड़ी और लेनिन को भी 8 साल लगे, तब मार्क्स की विचारधारा फैली। लेकिन बाबा साहब की विचारधारा को फैलने के लिए किसी लेनिन की जरूरत नहीं पड़ी और आज बाबा साहब की वही विचारधारा है जो विश्व के 129 देशों में उनकी जयंती मनाई जा रही है। तो कितना बड़ा विचार है, कितना बड़ा व्यक्तित्व है बाबा साहब का। लेकिन बाबा साहब, सब कहते हैं कि बाबा साहब के विचारों पे चलना चाहिए, लेकिन बाबा साहब के विचार क्या थे ये इन बच्चों को पता होना चाहिए। बाबा साहब ने 40 साल तक अपने अथक प्रयासों से आपके लिए सामाजिक लोकतंत्र भारत में कायम हो, राजनीतिक लोकतंत्र भारत में कायम हो, आर्थिक लोकतंत्र भारत में कायम हो, उसके लिए कार्य किए। तो क्या वर्तमान में आप पाते हैं कि भारत में सामाजिक लोकतंत्र कायम है? हाँ बोलो या ना बोलो, समझ में आए तो हाँ बोलो। क्या भारत में सामाजिक लोकतंत्र कायम है? क्या भारत में राजनीतिक लोकतंत्र कायम है? नहीं। क्या भारत में आर्थिक लोकतंत्र कायम है? नहीं। बाबा साहब ने एक बात कही थी, मूवमेंट ऑन द लाइफ, एक बात कही थी कि भारत के दबे कुचलो पिछड़ो वंचितों, मनवाद की सामाजिक व्यवस्था की जड़ें गांव में बहुत गहरी है। हमारे लोगों को गांव में मारा जाता है, तुम गांव से मुंह कर जाओ शहर की तरफ। ये बाबा साहब ने उस समय कहा था। लेकिन वर्तमान में अगर आप देखें तो जो मेरठ के आसपास के गांव बसे हैं, उन गांव के करीब में इतनी महंगी जमीन हो गई है कि हमारा गांव का व्यक्ति अब शहर के करीब नहीं आ पाएगा। तो ये बाबा साहब के खिलाफ गया ना। अगर जो जमीन 6,500-7 हजार रुपए मिला करती थी, आज वो 25-30 हजार रुपए गज हो गई है। क्या कोई दलित पिछड़ा जो गांव में सामाजिक व्यवस्था से पीड़ित है, जो इस सामाजिक व्यवस्था के कारण पीटा जाता है, क्या वो अब गांव से शहर मूव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसका मतलब आर्थिक असमानता, जो बाबा साहब चाहते थे कि आर्थिक लोकतंत्र भारत में स्थापित हो, उसके उलट
सरकारों ने आर्थिक असमानता इतनी कर दी है कि जो गांव में है वो गांव में रहे, ताकि उनकी सामाजिक व्यवस्था बरकरार रहे। वो उस सामाजिक मनुवाद की सामाजिक व्यवस्था में जकड़ा रहे जो पहले हाथ में रोटी खाता था, खेत में काम करने के बाद वो वैसी आज भी हाथ पे ही रोटी खाता रहे। तो सामाजिक लोकतंत्र भारत में नहीं, आर्थिक लोकतंत्र भारत में नहीं, राजनीतिक लोकतंत्र भारत में नहीं। यहाँ बच्चे बैठे हैं जो लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, वो इनके बारे में पढ़ते भी होंगे कि सामाजिक लोकतंत्र क्या है, राजनीतिक लोकतंत्र क्या है, आर्थिक लोकतंत्र क्या है। अभी देश के प्रधानमंत्री 75वां अमृतोत्सव मना रहे थे, आपने भी देखा होगा। उस अमृत उत्सव में इस देश का दलित और पिछड़ा कहां खड़ा है, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। आज न्यायालयों से भी, भारत की न्यायपालिका से भी देश के दलित और पिछड़ों को न्याय नहीं मिलता है, लेकिन देश की सरकारें, देश के प्रधानमंत्री 75वां अमृत उत्सव मना रहे हैं। अभी पिछले साल की घटना है, उड़ीसा के अंदर 14 अप्रैल को हमारे लोग बाबा साहब की जयंती मना रहे थे और बजरंग दल के लोगों ने उन पर हमला करके और उनको पीटा सड़क के ऊपर। तो यही लोकतंत्र बाबा साहब चाहते थे? ऐसा लोकतंत्र तो बाबा साहब नहीं चाहते थे। ऐसा चाहते थे लोकतंत्र जो हमारे लोग बाबा साहब की जयंती मनाए और उस पर एक संगठन लाठी और डंडों से इसलिए प्रहार कर दे क्योंकि हम दलित हैं। क्या ऐसा लोकतंत्र बाबा साहब चाहते थे? नहीं। एक घटना आपको बताता हूं कि कुछ दलित लोग किसी जमींदार के यहाँ काम करते थे, तो उन्हें 2 मुट्ठी, सन 1958 के आसपास की बात है, तो 2 मुट्ठी उनको शाम को अनाज मिलता था। तो उनके भूखे बच्चे सोते थे, वो खुद भूखे रहते थे। तो उन्होंने जमींदार से कहा कि हमारी 1 मुट्ठी अनाज और बढ़ा दीजिए, क्योंकि हम शाम को भूखे रहते हैं, बच्चे भूखे सोते हैं। तो जमींदार ने कहा कि इनकी ये औकात कि आप हमसे 1 मुट्ठी और सामने खड़े होकर के बात करें, तो अपने लठे तो उसे पिटवाना शुरू कर दिया। जब पिटवाना शुरू कर दिया तो लोग वहां से भागने लगे। हमारे लोग इतने मजबूत नहीं होते ना लठ से, कुछ एरिया ऐसे हैं जहां वो बहुत कमजोर है, क्योंकि हम तो इस संपन्न पार्ट में बैठे हैं तो हमें उनका दर्द नहीं पता होता। तो वो भाग करके एक झोपड़ी में छिप गए, और जब झोपड़ी में छिप गए तो जो लठेर थे उन्हें पता था कि यहाँ छिप गए हैं, तो उन्होंने उस झोपड़ी को आग लगा दी और 44 लोग, जिसमें से एक 5 साल का बच्चा भी था, वो जल के राख हो गए। जब पोस्टमार्टम हुआ तो एक भी व्यक्ति 5 फुट से ज्यादा लंबाई का नहीं था। इसका मतलब वो अन्न कम मिलता था। उनकी बात जायज थी, लेकिन इस देश की अदालतों ने एक भी व्यक्ति को सजा नहीं दी। जितने आरोपित थे वो सारे के सारे बरी हो गए। मतलब हमारे 44 लोगों को जला दिया गया, 5 साल का बच्चा भी जल गया, और न्यायपालिका ने कह दिया कि ये सब बरी हैं। लेकिन न्यायपालिका ने ये नहीं कहा कि ये जो 44 लोग मारे गए हैं, इनका असली कसूरवार कौन है, क्योंकि हम दलित और वंचित समाज के लोग हैं। गाजर मूली की तरह भारत के अंदर काटे जाते हैं, लेकिन देश के अंदर 75वां अमृतोत्सव मनाया जाता है। लेकिन इस बात की समीक्षा करनी चाहिए वो मनाने वाले कौन हैं, वो मना किसके लिए रहे हैं। क्योंकि जो बाल गंगाधर तिलक चाहता था इस देश के अंदर पेशवा राज कायम हो, तो वो उस पेशवा राज के कायम होने के लिए अमृत उत्सव मना रहे हैं। तो बाबा साहब एक विचार थे, और जो वो विचार थे, हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी राजनीतिक दल से नहीं है, हमारी लड़ाई उस विचार से है जो विचार बाबा साहब के खिलाफ
उस समय भी खड़ा था और जो विचार बाबा साहब के खिलाफ आज भी खड़ा है। अब मुझसे बहुत से लोग कहते हैं कि आप अक्सर अपने स्पीच में कहते हैं कि शत्रु की पहचान करो, तो वो शत्रु कौन है? वो शत्रु कौन है? जिन लोगों ने बाबा साहब के पुतले दिल्ली में जलाए 1948-49 में, वो बाबा साहब और हमारे शत्रु हैं। जिन लोगों ने 1949 में इस देश का तिरंगा जलाया, अपने पैरों से रौंदा, वो बाबा साहब के खिलाफ हैं और हम आज उनके खिलाफ हैं। तो साथियों, जहां सब बच्चे बैठे हैं, मैं आपसे यही एक अपील करता हूं कि जो बाबा साहब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र चाहते थे, उनको पढ़ो और पढ़ने के बाद अपने विवेक से काम लो। 5 किलो राशन के चक्कर में अपने वोट का इस्तेमाल गलत मत करो, क्योंकि आप 5 किलो राशन महीने में लेते हैं और आने वाले बच्चों को शिक्षा से वंचित करते हैं। इस देश का इतना बड़ा दुर्भाग्य है, अगर 75 साल के बाद भी, आज़ादी के 75 साल के बाद भी हमें ऐसे लाइब्रेरियों का गठन करना पड़ रहा है, हमें अपने बच्चों को ऐसे लाइब्रेरी बनाकर पढ़ाना पड़ रहा है। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि अगर हमारे लोग इकट्ठे होकर के, पैसे इकट्ठे करके, मेहनत करके लाइब्रेरी चला रहे हैं, तो ये देश की सरकारों के लिए एक कलंक है। और हमारे लोग जिस जातीय हिंसा में मारे जाते हैं, उसे आप सामाजिक आतंकवाद का नाम देना शुरू करें, क्योंकि हम भारत के अंदर धर्म के आधार पर मारे गए लोगों को धार्मिक आतंकवाद कहते हैं, और हम जाति के आधार पर मारे जाते हैं, सामाजिक व्यवस्था के कारण मारे जाते हैं, तो ये भी एक तरह का सामाजिक आतंकवाद है। अगर सामाजिक आतंकवाद है तो मैं अपने यूथ से, अपने पढ़े लिखे लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ, ऐसी घटना को आप फेसबुक पर सामाजिक आतंकवाद के नाम से लिखें। अगर आप सामाजिक आतंकवाद लिखेंगे तो आपका ये मुद्दा आने वाले समय में राष्ट्र का मुद्दा बन सकता है। मेरी एक अपील आपसे और है, जो मैं महसूस करता हूं, और उसके बाद अपनी वाणी को विराम देता हूं, कि अक्सर भारत के अंदर जो सफाई कर्मचारी हैं वो हमारे ही भाई हैं, वो हमारी ही जमात से निकले हुए हमारे भाई हैं। अगर हम अपने घरों के शौचालय को, जहां हम स्वयं गंदगी करते हैं, अगर उन शौचालयों को हम स्वयं साफ करें, जैसे फॉरेन की कंट्री में होता है, तो इस अमानवीय जो कार्य होता है, हम अपने भाइयों को उससे निजात दिला सकते हैं। ये मैं अपील करना चाहता हूं, क्योंकि उनकी दशा बहुत खराब है। तो अपने शौचालय को आप